Hello everyone, my name is Srushti Deshmukh and I have secured rank 5 in UPSC CSE 2018. Here I am to share with you my journey, my experience of civil service preparation and what has helped me to achieve what I have done today. So a little bit about myself. I like to tell you that the motivation that I got to prepare for this exam came through the preparation itself. When I started, I did not really know what I was going into. But when I started reading much and more, I found out that there are many people in this world, in our country, who are unfortunate, more unfortunate than we ever can be. I felt, how can I use my learning capacity, my ability to learn, to reach a position where I can help them and better their lives in some manner or the other. तो यही motivation रहा throughout my preparation and it pushed me through the entire process. And I'll tell you that this exam not only help you change other people's lives, but ये आपको भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है. That is the beauty of UPSC CSE examination. It makes you into a person who's much more sensitive, who's much more responsible, and who looks forward to doing something for the society. So coming to the exam, I'd like to start by first telling you about the organization of notes. Now I feel that the syllabus which we have got, the UPSC syllabus, is our guiding light. It will tell you at every step कि आपको क्या important है और क्या नहीं है. इसीलिए एक UPSC syllabus की कॉपी मैंने अपने स्टडी टेबल पर हमेशा रखी. उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स एक दूसरा पॉइंट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी यही किया. अपने नोट्स को मैंने अपने सिलेबस को अलग अलग टॉपिक्स में हम डिवाइड जैसे कर लेते हैं वैसे डिवाइड किया और हर टॉपिक को मैंने एक अलग फोल्डर बनाया. तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे एडिटोरियल कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं इंटरनेट पे ऑनलाइन मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो वो सारा मटेरियल मैंने उस एक फोल्डर में डाल दिया. उससे ये हुआ कि जब मैंने रिवीजन करने की कोशिश की तो आई फाउंड एवरीथिंग एट वन प्लेस. तो एक ये चीज़ है कि अपने नोट्स को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करें. ये काम आपको स्पेशली ज़्यादा ऑप्शनल में आएगा, क्योंकि ऑप्शनल में भी जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो उसमें ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया था, लेकिन उसके सिलेबस के साथ मैं उसको हमेशा सिलेबस को साथ रखा मैंने और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैंने देखती रही. मैं ऑप्शनल के पेपर में थोड़ा ऐसा है कि थीम्स जो हैं कई बार रिपीट होती हैं टॉपिक्स के, तो उन थीम्स पे आप हमेशा फोकस करते रहिए और कुछ थीम्स के आप अलग से नोट्स बनाइए खुद. मैंने कोशिश की कि मैं खुद अपने नोट्स रेफरेंस बुक से बनाऊं, क्योंकि जब मैं खुद उसको लिख लेती थी तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी बेटर हो जाती थी. तो खुद के नोट्स पे मैंने खुद नोट्स बनाने की ज़्यादा कोशिश की. नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वो है आंसर राइटिंग. जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के जो टोटल हमारे रिटन के मार्क्स हैं वही मार्क्स हैं जो हमें कहते हैं ना आखिर आपको रैंक अच्छी दिलाएंगे. तो आप जैसे मैंने ये किया कि आंसर राइटिंग पे शुरू में बहुत डर लगता था कि आंसर अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, और क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो बस पॉइंट्स में छोटा छोटा लिखने की आदत है. लेकिन जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आपको डिटेल में सब बताना पड़ता है, और जनरल स्टडीज़ हैं, कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, तो मुझे भी शुरू में काफ़ी डर लगता था आंसर्स लिखने से. लेकिन इस डर पे थोड़ा सा मैंने काबू करने की कोशिश की और हर रोज़ एटलीस्ट 1 से 2 आंसर मैंने रोज़ लिखने की कोशिश की. भले ही मैं आंसर अच्छा नहीं लिख पाती थी, शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन बार बार जब आप आंसर्स लिखते हैं और क्वेश्चंस अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे यूपीएससी के ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए, उन क्वेश्चंस से मुझे ये समझ में आया कि असली एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है. तो ये चीज़ मैंने की, 1-2 आंसर 1-2 मैं रोज़ लिखती थी. और उसके बाद फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की जिसमें मैं हर संडे को कोई एक टॉपिक रहता था जिसको मैं पूरे वीक में पढ़ती थी और वही टॉपिक्स के मैं आंसर्स लिखती थी. सो दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक इतनी बिल्ड हो जाती है कि बाद में जब एग्ज़ाम में कोई सवाल जैसे आपको नहीं भी आ रहा हो तो भी आप अब सवाल से कुछ की टर्म्स को ढूंढ करके
आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं जो कि उस आंसर के लिए रेलेवेंट हो। तो ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको 1 या आधा मार्क एक्स्ट्रा स्टील करना है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी रीडिंग वाइड रखें और आंसर राइटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग की अगर बात कर रही हूँ तो ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे सॉल्ट जैसा अपने आंसर में ऐसा स्प्रिंकल करूँ कि आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाए और एग्जामिनर थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। तो इसके लिए मैंने कोशिश की, जैसे फैक्ट्स कहीं से अपन जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसको मैंने पहले एक बुक में अलग से नोट कर लिया था। वो फैक्ट्स फिर मैंने एग्ज़ाम के बहुत जल्दी पहले ही एग्ज़ाम के जस्ट पास में ही मैंने वो लर्न कर लिए वो फैक्ट्स। फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस लिख सकते हैं, तो जब आप आंसर को शुरू करते हैं तो आप उस डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे ARC रिपोर्ट्स होती हैं, या फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है वो है नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा। ये जो एक डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स एक जगह पर मिल जाएंगी। सो यू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। और वो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट, उसमें काफ़ी टाइम लगा पढ़ने को, बट जब मैंने एक बार पढ़ लिया था तो काफ़ी कुछ मैं उसका अपने आंसर्स में कोट कर पाई। तो जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हों, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। मैंने भी पढ़ा और इसको फिर मैंने कोशिश की कि आंसर में लिखूं। इसके अलावा मैंने आंसर्स में कुछ इंटरनेशनल इंडेक्सेस हम पढ़ते हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बहुत सारे इंडेक्स हैं जो अभी न्यूज़ में रहती हैं। तो उस इंडेक्स में इंडिया की जो भी रैंकिंग रही है, आप उसको भी अपने आंसर्स में जहाँ रेलेवेंट हो वहाँ कोट कर सकते हैं। और एक और लास्ट चीज़, आंसर्स में आप थोड़ा सा कहीं फ्लो चार्ट या कहीं इंडिया का मैप, ऐसे भी आप घर से प्रैक्टिस, पहले से जब आप आंसर राइटिंग करते हो आप उसमें प्रैक्टिस करो। मैंने एक शीट में जो भी मुझसे लगा कि ये यूज़ हो पाएगा, मैंने एक जगह पे सारी ड्राइंग्स ऐसे फ्लो चार्ट्स इकट्ठा कर लिए थे और वही फिर मैं रिवाइज करके आंसर हॉल में, जो भी राइटिंग हॉल था, वहाँ गई। तो उससे मुझे लगता है कि आंसर्स मैं अच्छे लिख पाई और तय वक्त में, यानी जो हमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है, उसमें मैंने कोशिश की कि मैं सारे आंसर्स जो है वो कंप्लीट करके आऊँ। ये जो कॉपीज़ हैं ये आप iscore.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स बेस्ड स्टडी, इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी आपसे। मैंने ये किया कि क्योंकि ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, तो जो भी करंट अफेयर्स में मैं पढ़ती थी, जैसे कई बार कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है, जैसे इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में आते हैं। वहीं से मैंने एडिटोरियल्स के नोट्स बनाए, उनको इकट्ठा किया और करंट अफेयर्स से ही मैंने कोशिश की कि पेपर 2 यानी GS 2 और GS 3 की मैक्सिमम प्रेपरेशन मैं कहूँगी कि मैंने न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स ऑनलाइन जो आपको मिल जाएंगे, अच्छे आर्टिकल्स अच्छी वेबसाइट्स के, न्यूज़पेपर्स के, वहाँ से मैंने कोशिश की कि GS 2 और GS 3 के आंसर्स मैं वहाँ से कवर कर सकूँ। बाकी GS 1 में तो काफ़ी पार्ट जो है स्टैटिक है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स ही मैंने रेफर की थी। करंट अफेयर्स बेस्ड स्टडी के बाद मैं थोड़ा सा आपको एक और लास्ट चीज़ बताना चाहूँगी टेस्ट के बारे में। कई बार हम सोचते हैं कि टेस्ट हमें बहुत सारे देने हैं, एंड मैंने भी पहले ये टेस्ट किया है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें घर बैठे ये नहीं पता चलता कि हमारा क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या हम उस तरीके का एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे डाउट्स मुझे भी थे। टेस्ट देके मुझे ये पता चला कि ऑल इंडिया लेवल पर या जो भी आप इंस्टीट्यूट का ले रहे हैं उस लेवल पर आपकी क्या स्टैंडिंग है। तो इसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाने की कोशिश करें। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी। टेस्ट हम काफ़ी देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स का टेस्ट है, हम 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उसको रिवाइज़ ही नहीं करते। ये मत कीजिए। मैंने बहुत जब ये गलती की, बाद में रियलाइज़ हुआ कि कई क्वेश्चंस फिर से ऐसे आ गए जो मैंने पहले कर चुके थे पर मैंने उनको पढ़ा नहीं था। तो आप ये करो। और मैंने ये किया था कि पहले मैंने जैसे एग्ज़ाम दे दी, 2 घंटे में हमने पहले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप घर जाके अपने जहाँ आप पढ़ते हैं
सारे क्वेश्चन को एक एक करके फिर से पढ़िए, जो भी उनका सोर्स है वहाँ से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, या फिर मैंने उसको अलग एक कॉपी में नोट कर लिया था, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे टेस्ट से मिलते थे, फिर उसको मैंने अलग से रिवाइज किया। तो ऐसे टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक कंडेंस्ड फॉर्मेट में आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो टेस्ट को आप एनालाइज ज़रूर करें। एक और चीज़, हमारा जो नेचर ऑफ मिस्टेक है उसको समझने की आप ज़रूर कोशिश कीजिए। कई बार हमारी मिस्टेक इस वजह से होती है कि हम सिली मिस्टेक, मतलब ए मार्क करना होता है बी कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज गैप होता है, मतलब हमने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, भले ही वो चीज़ हमारे सिलेबस में है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं कि जैसे 3 ऑप्शन में से एक हमें सही लग रहा है एंड फिर भी हमने उसे अटेम्प्ट कर दिया। तो आप अपने नेचर ऑफ मिस्टेक को एनालाइज करो। मैंने कोशिश की ये पता करने की कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। मेरा पहले शुरू में नॉलेज गैप आ रहा था, इवन प्रीलिम्स के काफ़ी पास तक ऐसा हो रहा था। तो आप अपने नॉलेज गैप पे थोड़ा सा देखो, कौन सा, जैसे मैंने देखा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हूँ, तो उसी सब्जेक्ट के फिर से मैंने अपने नोट्स खोले, फिर से उन्हें पढ़ाई की, फिर से उनसे पढ़ा। तो ऐसे करके वो नॉलेज गैप जो है वो ब्रिज हो गया। आप ऐसे ही अपने नेचर ऑफ मिस्टेक पे वर्क करेंगे, तो आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी एंड इट विल हेल्प यू एज वेल। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मुझे लगा कि थोड़ा मैं आपसे शेयर करूं और आपके प्रेपरेशन, जो यूपीएससी प्रेपरेशन है, उसमें हेल्प करेगी। आई होप आई हैव गिवन यू एटलीस्ट 2 or 3 points which can add up some value to your preparation. So all the very best. Thank you.